आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गांधी इरविन समझौता के विषय में, जो कि 5 मार्च 1931 में दिल्ली में संपन्न हुआ था। तो ये जो गांधी इरविन समझौता, देखो गांधी मतलब महात्मा गांधी और इरविन कौन थे? उस समय के भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन। तो इन दोनों के बीच एक समझौता होता है जो कि इतिहास में गांधी इरविन समझौता या फिर दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इस समझौते में क्या कुछ हुआ था, किस कारण से यह समझौता हुआ था, यह सारा कुछ हम लोग जानेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में शुरू किया था। नमक कानून उल्लंघन करने के साथ ना वो दांडी यात्रा शुरू करते हैं 12 मार्च 1930 में। 6 अप्रैल 1930 दांडी पहुंचते हैं, नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू हो जाता है, जो कि पूरे देश भर में फैल जाता है। उसी के बाद जो है ये गांधी इरविन समझौता होता है। तो देखिएगा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना, इसमें लगभग संपूर्ण देश के लोगों ने हिस्सा लिया था। देश के हर वर्ग के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। क्या किसान, क्या मजदूर, क्या पढ़े लिखे लोग, वकील हो, सरकारी कर्मचारी हो, यहां तक कि जो व्यापारी वर्ग था उसने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। तो जो आंदोलन है वो बहुत ज्यादा मतलब एक बड़े लेवल पर हुआ था और ब्रिटिश सरकार कहीं ना कहीं इस आंदोलन से घबरा गई। और उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, तत्कालीन भारत के वायसराय, तो उनके ऊपर भी काफी प्रेशर था, वायसराय के ऊपर भी काफी प्रेशर था कि भाई जो चल रहा है उसको तुम जो है निपटाओ, उसको कोई रास्ता निकालो। क्योंकि जो आंदोलन था, गांधी जी की जो दांडी यात्रा है, धारसाणा में जो कुछ हुआ, ये पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी खबरें चलने लगी थी। एक पत्रकार का मैंने जिक्र किया था, वेब मिलर, जो कि अमेरिकी पत्रकार था। उसने जो है पूरी दुनिया में यहाँ की खबरों को पहुंचाया। तो एक तरह से ब्रिटिश सरकार की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी हो रही थी। तो वो जो है चाहती थी कि जल्दी से जल्दी ये जो मामला है इसको सुलझाया जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था ना। अब क्या होता है, इसी बीच नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। जैसे कि पहले ही अक्टूबर 1929 में वायसराय ने घोषणा कर दिया था कि जैसे ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट आएगी हम लोग जो है एक गोलमेज सम्मेलन लाएंगे। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे वो गोलमेज सम्मेलन में कुछ मांगे मनवाना चाहते थे कि भाई हमको जो है स्वराज दो, डोमिनियन स्टेटस दो, न कि आप कोई नया डेट दो। लेकिन जो वायसराय था उसने इन सब चीजों पर बात करने से मना कर दिया। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे उन्होंने बोला हम गोलमेज सम्मेलन का विरोध करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे, उसमें हम लोग भाग नहीं लेंगे। तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। अब कांग्रेस जो कि उस समय भारत में एक बहुत बड़ी राजनैतिक शक्ति थी और कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया था। गोलमेज सम्मेलन में भारत के भविष्य का निर्णय लिया जाना था। अब भाई भारत की जनता का जो सबसे ज्यादा नेतृत्व कर रही थी उस समय कांग्रेस थी, तो उसी के प्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं हुए थे। तो भारत के भविष्य का फैसला कैसे लिया जा सकता था? और इस बात को अंग्रेज भी भली भांति समझ गए थे कि कांग्रेस के नेताओं के बिना हम लोग जो है कोई निर्णय या कोई भी फैसला नहीं ले सकते। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें, क्योंकि वो पूरी तरह से असफल रहा, क्योंकि जो जितने भी लोग वहां गए थे, काफी सारे लोग गए हुए थे। उस समय बहुत सारी पार्टियां थी भारत में, छोटी छोटी पार्टियां, वो सब गए हुए थे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी वो वहां नहीं गई हुई थी। बाबा साहेब अंबेडकर वो भी वहां गए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन कांग्रेस के कोई भी प्रतिनिधि उसमें भाग नहीं लिए, तो वो पूरी तरह से असफल रहा। अब जो है वायसराय है, भारत का वायसराय, उसके ऊपर ये प्रेशर था कि तुम जो है भारत के जो नेता है, कांग्रेस के जो नेता है, उनको मनाओ और किसी भी तरह से उनको दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन भेजो। उनसे हम लोग बात करेंगे, जो भी उनकी परेशानी है, जो दिक्कतें हैं, उसको हम लोग सुनेंगे और उसका जो भी सॉल्यूशन निकलेगा उसको हम लोग निकालेंगे। ऐसा जो है ब्रिटिश सरकार चाहती थी। तो यहां क्या होता है, जैसे ही गोलमेज सम्मेलन समाप्त होता है जनवरी 1931 में, तो लगभग 25-26 फरवरी, 25, कुछ पुस्तकों में 25 मिलता है, कुछ में 26, तो 25-26 जनवरी
1931। महात्मा गांधी और जितने भी बड़े बड़े नेता उस समय जेल में थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, इन सबको इस दिन 25 जनवरी अथवा 26 जनवरी 1931 के दिन रिहा कर दिया जाता है बिना किसी शर्त के। क्योंकि जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि भाई कांग्रेस के साथ कुछ समझौता हो जाए, संधि हो जाए, और ये लोग जो हैं कहां चल दे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले जाएं। क्योंकि यहाँ के जो वायसराय थे उसकी बड़ी फजीहत हो रही थी कि भाई तुम संभाल नहीं पा रहे हो, मनाओ, गांधी जी से बात करो, उनको जो है मना बुझा करके भेजो, ब्रिटेन भेजो गोलमेज सम्मेलन में। तो इनको जो है जेल से रिहा कर दिया जाता है। मैंने बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था, 14 अप्रैल 1930 को। उसके बाद 4 मई 1930 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इन सभी नेताओं को 25-26 जनवरी 1931 को रिहा किया गया। अब चूंकि अब समझौता होना था तो यहां पर महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच पत्र व्यवहार होता है। क्या होता है? पत्र व्यवहार, कि भाई हम लोग किस तरह से बैठेंगे, किन किन मुद्दों पर बात करेंगे, इस टाइप से। तो पत्र व्यवहार होता है जेल से छूटने के बाद। अब इसके बाद दोनों के मध्य जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, वो महात्मा गांधी जी को अपने प्रतिनिधि के रूप में वायसराय से वार्ता करने के लिए भेजती है। क्योंकि जो महात्मा गांधी जी, हालांकि वो बड़े लीडर थे, लेकिन एक आप ऐसे याद रखेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उन्होंने गांधी जी को वार्ता के लिए अधिकृत किया। तो ये जो गांधी इरविन समझौता है किनके मध्य हुआ था? तो गांधी जी और ये जो इरविन है ये वायसराय था, भारत का वायसराय। ये भी काफी बार पूछा गया है कि इरविन कौन था, तो ये वायसराय था, भारत का तत्कालीन वायसराय। अब ये जो समझौता होगा ये होता है 17 या फिर 19, इसमें भी थोड़ा सा जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। 17 अथवा 19 फरवरी 1931 से ये इन दोनों के बीच वार्ता शुरू होती है। गांधी जी और इरविन के बीच 17 अथवा 19 फरवरी 1931 से वार्ता शुरू होती है, जो कि 4 मार्च 1931 तक चला। 4 मार्च 1931 तक इन दोनों के मध्य समझौता चला। और ये जो समझौता है ना 4 मार्च 1931 के रात तक चलता है, और दोनों जो है कुछ कुछ शर्तों पर तैयार हो जाते हैं, और जो समझौता है उस पर फिर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर हुआ। और यही जो तिथि है 5 मार्च 1931, इसी दिन गांधी इरविन समझौता वो जो है एक तरह से पूरा हुआ। देखो इनके बीच वार्ता कितने दिन तक चला? लगभग 15 या फिर 17 दिन चला था। 17 फरवरी अथवा 19 फरवरी से शुरू हुआ गांधी और इरविन के बीच बातचीत, वार्ता। दोनों जो है अलग अलग मुद्दे को लेकर के बातचीत करते हैं, जो कि 4 मार्च 1931 तक चलता है। और 5 मार्च 1931 को उस समझौते में दोनों नेता हस्ताक्षर करते हैं। मतलब कि जो वायसराय है इरविन, वो जो है वो हस्ताक्षर करता है, प्लस महात्मा गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में उसमें हस्ताक्षर करते हैं। यहां पर 2 लोगों का नाम आप लोग याद रखेंगे। एक तो तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, इसका नाम याद रखेंगे, इनका नाम। उसके बाद दूसरा नाम याद रखेंगे श्री जयकर। इन दोनों ने ना ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये मध्यस्थता कराने में इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो पूछा भी जाता है जो गांधी इरविन समझौता था उसमें मध्यस्थता की भूमिका किन नेताओं ने निभाया था? तो तेज बहादुर सप्रू और श्री जयकर। ये वाला जो डेट है ना, मेरे पास जितनी भी किताबें हैं, आधे में 17 फरवरी दिया है, आधे में 19 फरवरी दिया है। यहां पर भी सेम वैसे ही है, 25 जनवरी 26 जनवरी। वैसे ये वाला डेट नहीं पूछता है, आपको ये डेट याद रखना है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। बातें हुई, इस यहां से जो है बातें शुरू होती है, वार्ता शुरू होती है। दोनों जो है जो भी मुद्दे रखा जाता है उसमें चर्चा करते हैं कि भाई इसमें आप मानिए, ठीक है, आप झुकिए, इस टाइप से। तो बातें होती है जो कि 5 मार्च 1931 को फाइनल उस पर हस्ताक्षर होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इनके बीच जो समझौता हुआ था, देखो समझौता होने से क्या होता है, 2 लोगों के बीच समझौता होता है तो ये जो है, मान लो ये गांधी जी हैं, ये वायसराय इरविन है, तो गांधी जी
कुछ शर्तों को स्वीकार किए होंगे लॉर्ड इरविन के, मतलब कि ब्रिटिश सरकार के। वहीं जो लॉर्ड इरविन है मतलब ब्रिटिश सरकार, उन्होंने गांधी जी के कुछ शर्तों को स्वीकार किया होगा। मतलब दोनों ने जो है एक दूसरे के कुछ कुछ शर्तों को स्वीकार किया होगा, कुछ कुछ शर्तों पर आपत्ति व्यक्त की होगी कि नहीं ये नहीं हो सकता, थोड़ा सा आप जो है इसमें हमको कुछ कटौती करिए, कुछ इस टाइप से। तो इन शर्तों को हम लोग देखते हैं एक एक करके। इसको मैं क्लीन कर लेता हूं, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आपको चीजों को समझना है कि ये क्यों हुआ था। काफी सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये जो गांधी इरविन समझौता है भाई हुआ क्यों था। ये बहुत मायने रखता है उस समय के लिए, क्योंकि गांधी इरविन समझौता के बाद ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति ब्रिटिश सरकार के समान हो गई, भारत में ब्रिटिश सरकार के बराबर हो गई। भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी ना उसके बराबर भारतीय कांग्रेस की स्थिति हो जाती है। तो यहां पर अब हम लोग देखते हैं कि जो महात्मा गांधी थे पहले हम लोग लॉर्ड इरविन का देख लेते हैं। मतलब कि इस समझौते में लॉर्ड इरविन सरकार की तरफ से निम्न बातों पर अपना क्या कहते हैं सहमत होता है। मतलब कि जो लॉर्ड इरविन था वो किन किन बातों पर सहमत हुआ, तो ये देख लेते हैं हम लोग। आप लोग ऐसे लिखेंगे ब्रिटिश सरकार या फिर इरविन, ये जो है किन किन बातों पर सहमत हुए। ब्रिटिश सरकार, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, इरविन। तो इरविन जो है किन किन शर्तों पर सहमत होता है ये हम लोग देखते हैं। तो आप लोग जो है 1 नंबर 2 नंबर ऐसा डाल के लिखते जाइएगा। तो देखिएगा पहला जो चीज है वो है कि राजनैतिक बंदी छोड़ दिए जाएंगे। तो इरविन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस मांग को, इस शर्त को स्वीकार कर लेता है कि जितने भी राजनैतिक बंदी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय या फिर उसके पहले गिरफ्तार किए गए थे, जिन्होंने अहिंसात्मक तरीके से राजनीतिक आंदोलन किया था, कोई भी आंदोलन किया हो अहिंसात्मक तरीके से, उन सभी को हम लोग बिना किसी शर्त के रिहा कर देंगे। ये चीज जो है इरविन ने स्वीकार कर लिया। सभी राजनैतिक बंदियों को जिन्होंने अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन किया था उनको रिहा करने की शर्त को इरविन ने स्वीकार कर लिया। अब यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां पर बोला गया है अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन में जो लगे रहे। यहां पर जो भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, जिनके ऊपर जो ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या का आरोप लगाया गया और उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। 7 अक्टूबर 1930 को उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी ना। तो जो भारत की जनता थी वो चाहती थी कि गांधी जी इन तीनों की सजा को भी माफ करवाने की कोशिश करें। तो यहां पर बोला गया था कि भाई अहिंसात्मक तरीके से जिन लोगों ने आंदोलन किया है वैसे राजनीतिक बंदियों को हम लोग छोड़ेंगे। तो यहां पर भाई देखो जो भगत सिंह थे उन्होंने हिंसा किया था, तो उनका तो यहां पर कुछ हो ही नहीं सकता था इस शर्त के हिसाब से। आगे मैं बताऊंगा इस बारे में और क्या कुछ हुआ था गांधी जी के द्वारा। तो यहां पर जो है भगत सिंह जो भी मतलब क्रांतिकारी जेलों में बंद थे उनको छोड़ने की बात यहां पर नहीं की गई थी। केवल और केवल अहिंसात्मक तरीके से जो लोग आंदोलन में शामिल थे उनको रिहा करने की बात की गई। पहली शर्त ये ब्रिटिश सरकार द्वारा मानी गई। दूसरा है अपहत संपत्ति वापस की जाएगी। अपहत संपत्ति, देखो क्या होता है कि जब भी इस तरह का कोई भी आंदोलन होता था तो आंदोलन में भाग लेने वाले नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, कोई भी हो, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसकी जो संपत्ति है, उसका घर हो, उसका अगर खेत हो, कोई भी हो, कुछ भी संपत्ति अगर उसके पास है तो उसको ब्रिटिश सरकार जब्त कर लेती थी, अपने पास ले लेती थी। तो यहां पर जो इरविन है वो इस शर्त को मान लेता है कि जितने भी लोगों की संपत्ति को हम लोगों ने जब्त किया है उन सब को उनकी संपत्ति हम वापस लौटा देंगे। तो ये दूसरी शर्त इरविन ने मानी। इसके बाद देखिएगा तीसरा शर्त किसे माना गया, तो देखिएगा सरकारी सेवाओं से त्याग पत्र देने वाले कर्मचारियों के मसलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार विमर्श किया जाएगा। मतलब देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग ये थी कि जितने भी लोगों ने इस आंदोलन के समय या फिर इसके पहले
ब्रिटिश सरकार की नौकरियों से त्यागपत्र दिया था देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर के, तो वैसे मामलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उनको उनके पहले वाली सेवाओं पर फिर से रखा जाएगा। ये बात कही गई, मतलब कि जो इरविन है उसने इस शर्त को भी स्वीकार कर ली कि जिन लोगों ने भी नौकरियां छोड़ी है उनको हम लोग वापस लेंगे, ये आश्वासन दिया, मतलब इस शर्त को स्वीकार किया। उसके बाद देखिएगा चौथा था विभिन्न प्रकार के जुर्मानों के वसूली को बंद कर दिया जाएगा। जो उस समय काफी सारा जुर्माना वगैरह लगाया जाता था, जैसे मान लो कोई भी किसी आंदोलन में जा रहा है, शामिल हो रहा है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहा है, तो वैसे लोगों के ऊपर जुर्माना वगैरह लगा दिया जाता था। तो इरविन ने जो है बोला ठीक है, हम इस तरह के जो भी जुर्माने वगैरह हैं उनको हम लोग जो है हटा देंगे, वापस कर देंगे। ये क्या था? चौथी शर्त। इसके बाद देखते हैं पांचवी शर्त। पांचवा कौन सा शर्त माना गया? तो देखिए पांचवा शर्त, समुद्र तट की एक निश्चित सीमा के भीतर नमक बनाने व उपयोग की अनुमति। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये दांडी मार्च से शुरू हुआ था ना, नमक कानून के उल्लंघन के साथ। उस समय ब्रिटिश सरकार नमक पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया करती थी। तो यहां पर जो ब्रिटिश सरकार है उसकी तरफ से इरविन ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया कि समुद्र तट के आसपास कुछ निश्चित दूरी तक रहने वाले लोग नमक बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में जो बिल्कुल अलग थलग रहते हैं वैसे लोगों को पहले के समान ही नमक पर जो टैक्स देना पड़ता था वो देना पड़ेगा। देखो, जो नमक पर जो टैक्स लगाया गया था ना, उसको वापस नहीं लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ, दांडी यात्रा, तो क्या बोला गया कि नमक पर जो टैक्स लगाया गया उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। वो समाप्त नहीं किया जाता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। हाँ, समुद्र तट पर रहने वाले लोगों को नमक बनाने की अनुमति जरूर दी जाती है, लेकिन नमक पर लगे टैक्स को नहीं हटाया जाता। ये भी एक सत्य है इस आंदोलन का। उसके बाद देखिएगा मदिरा, अफीम और विदेशी वस्तुओं में अधिकतर विदेशी वस्त्र ये आएगा। तो मदिरा, अफीम और विदेशी वस्त्रों के दुकानों के बाहर धरना प्रदर्शन का अधिकार दिया जाएगा। यहां पर जो कांग्रेस था उन्होंने मांग किया रहा होगा कि ये सब चीजों को बंद ही करो, लेकिन बंद नहीं किया जा सकता था। लेकिन जो इरविन है उसने ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के होने के नाते ये इस शर्त को स्वीकार कर लिया कि आप लोग जो है अफीम की दुकानों के बाहर, शराब की दुकानों के बाहर, विदेशी वस्तुओं की दुकानों के बाहर धरना दे सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो, शांतिपूर्वक, तोड़फोड़ नहीं करना है। तो इस चीज को भी ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद देखिएगा अगला है आपातकालीन अध्यादेशों को समाप्त किया जाएगा। आपातकालीन अध्यादेश, ये क्या था भाई आपातकालीन अध्यादेश? तो ये जो आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उस टाइम पर चूंकि ब्रिटिश सरकार की बैंड बजा के रख दिया गया था ना, इस आंदोलन के जरिए पूरे देश में फैल गया था। तो इस समय ब्रिटिश सरकार के लिए एक आपातकाल टाइप का माहौल था, तो उन्होंने काफी सारे नए नए कानून ले आए थे, काफी, मतलब इस आंदोलन को कुचलने के लिए। तो यहां पर ये जो इरविन है वो इस शर्त को स्वीकार कर लेता है कि जितने भी आपातकालीन अध्यादेश लाए गए थे उन सबको हम वापस ले लेंगे। तो ये तमाम शर्तें जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा रखी गई थी, इन शर्तों को ब्रिटिश सरकार द्वारा उसके जो प्रतिनिधि थे वायसराय लॉर्ड इरविन, इसने जो है स्वीकार कर लिया कि हाँ इन चीजों को हम लोग मानेंगे। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं कि जो महात्मा गांधी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, तो उन्होंने कौन कौन सी शर्तों को स्वीकार किया। तो ये इरविन था। इसके बाद हम लोग गांधी जी का देखते हैं कि जो कांग्रेस है उसने कौन कौन सी शर्तों को स्वीकार किया। तो आप ऐसे हेडिंग डाल के लिखेंगे कि भाई गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि होने के नाते ब्रिटिश सरकार के निम्नलिखित शर्तों को माना या शर्तों से सहमत हुए, ऐसे आप लोग हेडिंग डालेंगे। तो गांधी जी ये कौन कौन सी शर्तों को स्वीकार किया? तो देखो, सबसे पहला तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको वापस लेने की शर्त को स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये समाप्त कर दिया जाए, बंद होना चाहिए। तो गांधी जी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इरविन ने भी काफी सारे शर्तों को स्वीकार किया। तो गांधी जी ने स्वीकार कर लिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हम स्थगित कर देंगे। इसके बाद दूसरी शर्त क्या थी?
ब्रिटिश सरकार की तरफ से स्पेशली लॉर्ड इरविन को यह बोला गया था कि कांग्रेस के नेताओं को मनाओ बुझाओ, इस आंदोलन को समाप्त करवाओ और कांग्रेस के प्रतिनिधियों को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन भेजो। तो पहली शर्त तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको बंद कर देंगे, ठीक है भैया, मान लेते हैं गांधी जी। उसके बाद जो दूसरी शर्त होती है, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी स्वीकार अपनी स्वीकृति दे देते हैं, मतलब कि इस शर्त को भी वो स्वीकार कर लेते हैं कि वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं तीसरा, नमक कानून उन्मूलन की मांग एवं बहिष्कार की मांग को वापस लिया जाएगा। देखो मैंने बोला ना कि जो नमक कानून है, जो नमक पर जो टैक्स लगाया गया था उसको कम नहीं किया गया, बस वो समुद्र तट पर रहने वाले लोगों को नमक बनाने और उपयोग करने की अनुमति दी गई, और जो दूसरा जो टैक्स था, नमक पर जितना भी टैक्स वगैरह लगता था, उसको वापस नहीं लिया गया। और दूसरी तरफ देखो, गांधी जी के सामने यह शर्त रखा गया कि आप जो है नमक कानून का उन्मूलन और नमक कानून के बहिष्कार का जो आंदोलन आप लोग चला रहे हो उसको वापस ले लोगे, मतलब कि नमक कानून उन्मूलन की मांग एवं बहिष्कार की मांग को आप वापस लोगे, मांग नहीं करोगे। तो गांधी जी ने इस चीज को स्वीकार कर लिया, ठीक है नमक पर आप जैसा टैक्स लगाते हो हमको मंजूर है, हम जो है नमक कानून उन्मूलन की मांग आगे से नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, मतलब कि नमक कानून आप बढ़ा रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है इस टाइप से। अगला हम लोग देखते हैं, पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग वापस ली जाएगी। देखो जो ब्रिटिश सरकार है वो महात्मा गांधी जी से बोलती है कि हम आपकी शर्तों को मान रहे हैं, लेकिन आपको हमारी ये शर्त माननी होगी कि जो आंदोलन, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम पर ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो पुलिस है उसने आंदोलनकारियों पर जो ज्यादतियां की है उसके लिए आप लोग जो न्यायिक जांच की मांग कर रहे हो उसको वापस ले लो। देखो क्या था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, वो जितने भी अत्याचार पुलिस द्वारा किए गए थे उनके न्यायिक जांच की मांग कर रही थी, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी वो न्यायिक जांच करने को तैयार नहीं थी। और यहां पर गांधी जी के सामने शर्त रखा जाता है कि हम जो है आपकी शर्तों को मान रहे हैं। आप पहले मैंने बताया ना इरविन ने कौन कौन सी शर्तें मानी, तो यहां पर गांधी जी को बोला जाता है कि भाई हम आपकी शर्तों को मान रहे हैं, आप भी हमारी शर्तों को मानो। आप जो पुलिस की ज्यादतियों के विरुद्ध न्यायिक जांच की मांग कर रहे हो उसको वापस ले लो, मतलब आप जो है न्यायिक जांच की मांग मत करो। तो सोचिए उस समय पुलिस ने कितनी ज्यादतियां की रही होंगी। धारसाणा का मामला आप लोगों को याद है, वहां मैंने बताया था कैसे हजारों की संख्या में सत्याग्रही धारसाणा नमक कारखाने में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं और पुलिस वाले उनके ऊपर लाठियों की बौछार कर देते हैं। आप लोग ना गांधी मूवी देखिएगा, उसमें इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो पुलिस ने जो है काफी ज्यादतियां की थी, लेकिन गांधी जी ने अंग्रेजों की शर्त मान ली कि ठीक है भैया, आप लोगों ने जो भी हमारे ऊपर अत्याचार किया, जो भी हमारे ऊपर ज्यादतियां की है, उसके लिए हम लोग न्यायिक जांच की मांग नहीं करेंगे। तो इस शर्त को भी स्वीकार कर लिया गया। तो ये कुछ शर्तें जो कि गांधी जी ने मानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि होने के नाते ब्रिटिश सरकार की। अब देखिएगा जो वायसराय लॉर्ड इरविन था उसने ना महात्मा गांधी जी की दो मांगों को ठुकरा दिया, जिसको गांधी जी ने अलग से फिर बाद में बोला कि इन मांगों के ऊपर विचार करिए। सबसे पहला तो था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। पहले भी इसकी बात हुई थी, जो मैंने बताया ना कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन किस तरह के राजनीतिक बंदी? जिन्होंने केवल अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन में भाग लिया हो। तो उसमें तो भाई भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनका मामला चला गया। लेकिन इसके बाद जब इनका पूरा जो मसौदा वार्ता समाप्त हुआ तो आखिर में फिर से महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह वाला मुद्दा फिर से एक बार उठाया कि इन पर कुछ हो सकता है क्या? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अगर आप इनको फांसी दे देते हो तो देश का माहौल बिगड़ सकता है, जो जनता है वो उग्र हो सकती है। आप लोग जो है इनकी सजा को माफ कर दो, या फिर नहीं होता है तो आप इनको आजीवन कारावास में बदल दो, ऐसा ये बोलते हैं। गांधी जी ने कोशिश की थी, काफी सारे लोग आलोचना करते हैं महात्मा गांधी जी की, महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। उन्होंने कोशिश की थी हाँ, लेकिन यह भी बिल्कुल सत्य है कि गांधी जी ने बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की थी। मतलब उन्होंने जो है बस एक कामचलाऊ
चलाऊ टाइप का किया था, एकदम मतलब प्रेशर नहीं डाला था वायसराय के ऊपर। नहीं तो अगर गांधी जी चाहते तो बोलते कि भाई तुम जो है अगर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनकी फांसी को माफ नहीं करते, इनको माफ नहीं करते, तब तक मैं जो हूं तुम्हारे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लूंगा। अगर ऐसा बोलते कुछ थोड़ा सा कठोर होकर के तो शायद कुछ हो सकता था। लेकिन गांधी जी जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु वाले मामले में थोड़े से नर्म बने रहे। उन्होंने बस कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की थी, ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद देखिएगा जो दूसरी मांग जिसको लॉर्ड इरविन ने ठुकरा दिया, इस पर भी गांधी जी ने बहुत ज्यादा जोर दिया था। अभी जो मैंने बताया ना कि जो पुलिस की जो ज्यादतियां थी उसके लिए कांग्रेस और गांधी जी ये लोग जो है न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे। तो इस चीज को जो इरविन है वो बिल्कुल ठुकरा देता है। इस पर भी काफी बहस होती है कि जांच कमेटी बिठानी चाहिए, लेकिन इरविन जो है बिल्कुल साफ साफ मना कर देता है और गांधी जी इसको अंततः मान लेते, ठीक है हम लोग जो है न्यायिक जांच की मांग नहीं करेंगे। तो ये दो चीज आप लोग स्पेशली याद रखेंगे जिस पर थोड़ा सा गांधी जी ने ज्यादा जोर दिया था और इरविन ने ठुकरा दिया था, स्पेशली भगत सिंह वाला। तो ये शर्तें आप लोग ध्यान में रखेंगे जो गांधी जी ने स्वीकार की और जो लॉर्ड इरविन ने स्वीकार की। अब यहां पर जो महात्मा गांधी जी ने इस समझौते को, ये जो समझौता हुआ, इसको महात्मा गांधी जी ने बहुत ज्यादा महत्व दिया। मतलब कि उनके हिसाब से एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता थे जिनको ये लग रहा था, जैसे कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, फिर चौरी चौरा की घटना के समय क्या हुआ, वापस ले लिया गया आंदोलन, जो कि चरम पर था। ठीक इसमें भी वैसे ही हुआ। मतलब कि आंदोलन जो है काफी ठीक ठाक तरीके से चल रहा था और जो इरविन और गांधी जी के बीच जो वार्ता हुई उसमें जरूरी नहीं था कि आप उन शर्तों को माने। कई सारी चीजें थी, जैसे भगत सिंह वाला मामला था, यहां तक कि जो नमक वाला जो मामला था, अब जो है नमक कानून उन्मूलन की मांग नहीं करेंगे, इसको भी गांधी जी ने स्वीकार कर लिया कि हम जो है इस चीज की मांग नहीं करेंगे। इसके अलावा इस गांधी इरविन समझौते में कहीं पर भी पूर्ण स्वराज्य की बात नहीं थी। तो काफी सारे ऐसे चीजें हैं जिसके लिए महात्मा गांधी जी इस समझौते को ठुकरा सकते थे कि भाई आप जो है कुछ और मांगे हमारी पूरी करो तभी हम जाएंगे गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन गांधी जी ने जो है स्वीकार कर लिया। तो काफी सारे नेताओं ने इसकी आलोचना की। खुद जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जो कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1930 में, तो उन्होंने भी इसकी आलोचना की। सुभाष चंद्र बोस हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, इनकी क्या डिमांड थी? पूर्ण स्वराज्य। लेकिन इनकी आलोचना कैसी थी? बिल्कुल मृदु आलोचना। इतिहासकार ऐसे ही लिखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस उन्होंने गांधी इरविन समझौता के प्रति थोड़ी सी आलोचनात्मक रुख अपनाया, लेकिन मृदु आलोचना की। मृदु आलोचना कैसे? तो देखिएगा, जो सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, इनका यह मानना था कि अगर वो इस चीज का खुल करके विरोध करते हैं, खुल करके आलोचना करते हैं, तो कांग्रेस में फूट पड़ सकती है और कांग्रेस का संगठन वो खतरे में पड़ सकता है। तो इसी कारण से वो लोग जो है थोड़ा सा चुप रहते हैं, लेकिन फिर भी वो इसका मतलब थोड़ा सा आलोचना किए बगैर भी नहीं रह सकते, क्योंकि यहां पर गांधी इरविन समझौते में कहीं भी पूर्ण स्वराज्य की बात नहीं कही गई थी। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने ना इस गांधी इरविन समझौते को भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तन वाली घटना बताइए इसको। मतलब कि जो गांधी इरविन समझौता है उसको के.एम. मुंशी ने भारतीय संवैधानिक इतिहास में युग परिवर्तक घटना बताया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और गांधी इरविन समझौता की आलोचना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। वो भी कैसी आलोचना भाई? मृदु आलोचना की। इसके बाद देखिएगा 23 मार्च 1931 क्या हुआ था इस दिन? बहुत बार जिक्र कर चुका हूं मैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को जो है फांसी दे दी जाती है। और यहां पर जो है महात्मा गांधी जी की बहुत ज्यादा आलोचना होती है कि गांधी इरविन समझौता जो लगभग 15 से 17 दिन तक चला था, दोनों के बीच वार्ता चली थी ना, 17 फरवरी 1931 से 5 मार्च 1931 तक इरविन और गांधी जी के बीच काफी लंबी वार्ता चली।
तो इस बीच गांधी जी इरविन को अच्छे से समझा सकते थे, मना सकते थे, उनको चेतावनी दे सकते थे कि आप जो है ये वाली मांग हमारी मान लो, इन जो नौजवानों को आप मुक्त कर दो, नहीं तो मैं आपकी इस समझौते में हस्ताक्षर नहीं करूंगा, गोलमेज सम्मेलन में नहीं आऊंगा। अगर ऐसा कुछ थोड़ा सा कठोर हो जाते गांधी जी तो शायद कुछ और होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यहां पर जो है गांधी जी की बहुत ज्यादा आलोचना होती है, इसलिए विशेष करके जो युवा वर्ग था, जो कि उस समय तक ये जो क्रांतिकारी थे उनसे काफी सहानुभूति रखने लगा था, क्योंकि भाई भगत सिंह ने क्या किया था, उससे भगत सिंह से पहले के जो क्रांतिकारी थे उनको देश की जनता भी आतंकवादी समझती थी, लेकिन भगत सिंह ने पूरी देश का दिल जीत लिया। भगत सिंह ने यह दिखा दिया कि भाई हम आतंकवादी नहीं है, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। तो भगत सिंह की जो प्रसिद्धि है वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी के बराबर पहुंच गई थी। जब इनको ये जेल में थे, जब इनका मुकदमा चल रहा था, तो इनको जो है फांसी दे दी जाती है, काफी आलोचना हुई। इसके बाद 29 मार्च 1931 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया जाता है कराची में। कराची जो कि आज के समय में पाकिस्तान में है, कराची में आयोजित होता है। 29 मार्च 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें जो है क्या होता है, जो गांधी इरविन समझौता है ना, उसको यहां पर स्वीकार करना था, मतलब उस पर चर्चा होनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के बीच कि इसको स्वीकार करना है या नहीं करना है। तो इसमें स्वीकृति मिल जाती है गांधी इरविन समझौते को कि ठीक है, हम जो है जाएंगे, जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें कांग्रेस जो है भाग लेगा, ये सब चीज इसमें जो है तय हो जाता है। इसके अलावा इस कराची अधिवेशन में हिंसा को बिल्कुल बोला जाता है कि हम जो है किसी भी प्रकार के हिंसा को समर्थन नहीं करते, लेकिन इतना कहने के बावजूद भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग अधिकतर नेताओं ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की बहुत ज्यादा प्रशंसा की। मतलब कि यहां पर यह बोला गया कि हम जो है हिंसा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते, लेकिन साथ ही साथ इन सभी नौजवानों की प्रशंसा किए बगैर कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं रह सका, क्योंकि भाई भगत सिंह ने काम ही कुछ ऐसा किया था कि कोई उनका विरोध कर ही नहीं सकता था। उनकी तारीफ किए बगैर कोई भी नेता नहीं रह सका इस कराची अधिवेशन में। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कराची अधिवेशन के विषय में। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। मुझे पूरी आशा है आपको ये वाला जो टॉपिक है समझ में आया होगा, क्योंकि काफी सारे जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा गांधी इरविन समझौते को समझ नहीं पाते हैं कि किसने कौन सी शर्तें मानी, क्योंकि अधिकतर किताबों में मैंने देखा है कि जो समझौते हैं, कौन सी समझौते गांधी जी ने मानी, कौन से समझौते इरविन ने मानी, इसको थोड़ा सा मिला करके दे दिया हुआ होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं खुद कंफ्यूज होता था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।